और मैं चाहता हूँ वास्तव में मेरा भारत विश्व गुरु बने, लेकिन ये विश्व गुरु तभी बन पाएगा साथियों जब इस देश से आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। क्योंकि आरक्षण ने हम लोगों के बीच में जातिवाद फैला दिया है, और ये हम लोगों ने नहीं किया, ये सरकारों ने किया। ये आज जिस तरीके से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ कि समाज को एकजुट करना है तो सबसे पहले आरक्षण को खत्म किया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि यदि आरक्षण खत्म होगा तभी युवा पीढ़ी सही दिशा में, सही मार्ग में काम करेगी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस नौजवानों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा भविष्य किस ओर है। आज धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले तो देश में एकजुटता की बात करनी होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, यदि देश को महान बनाना है और देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो देश से आरक्षण करना ही होगा साथियों। और मैं मानता हूं, मैं मोदी जी की प्रशंसा करना चाहूंगा। पहले मैं मोदी जी को इतना फॉलो नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने इतना महान काम किया, धारा 370 को हटाया, तो मुझे लगता है कि आरक्षण कोई बड़ी चीज नहीं है। जब वो इस देश से धारा 370 हटा सकते हैं तो इस देश से आरक्षण को खत्म भी किया जा सकता है साथियों, क्योंकि अब बदलाव का समय है। और मुझे लगता है कि यदि ये सरकार बदलाव की बात करती है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अब आरक्षण समाप्त होना चाहिए, अब समय आ गया है। और राम मंदिर की बात करें, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम हम सबके आदर्श हैं। आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, और निश्चित रूप से जिस देश में राम और कृष्ण की भूमि है, तो निश्चित रूप से राम जन्मभूमि बनने का जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ, ये भी एक सरकार की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि ये होगी कि देश में आरक्षण खत्म किया जाए, तभी इस देश में रामराज्य स्थापित होगा। वास्तविक रामराज्य यदि आप लाना चाहते हैं, बगैर भेदभाव रहित यदि आप समाज बनाना चाहते हैं, तो इस देश से आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करना होगा साथियों। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बटे हुए हैं, हमारे किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का नौजवान पता नहीं क्यों सोया हुआ है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग अपने स्वार्थों में लीन हैं। इससे ऊपर उठकर हमको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से इस देश की आज़ादी की बात करें तो वहाँ भी कई लोगों ने त्याग और बलिदान किया। इस राज्य को बनाने की बात करें, वहाँ भी माताओं बहनों ने त्याग और बलिदान किया। और मैं कहना चाहता हूँ इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ने के लिए भी कई नौजवानों ने आंदोलन किया साथियों। क्योंकि वीपी सिंह की जब सरकार बनी थी तो गठबंधन की सरकार थी, और चंद्रशेखर नहीं चाहते थे कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम आगे किया, लेकिन चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम आगे बढ़ाते हुए उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया। इस पर मुझे लगता है कि उनके घर में उनको डांट फटकार पड़ी होगी कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन वो प्रधानमंत्री के उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई, क्योंकि प्रधानमंत्री शब्द नहीं कहा जाता है हमारे देश के संविधान में, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद सबको कैबिनेट की ही शपथ दिलाई जाती है। तो साथियों मुझे लगता है कि चौधरी देवीलाल जो उनसे नाराजगी का जो कारण था, उसके बाद मुझे लगता है वीपी सिंह ने एक पिछड़े वर्ग के मसीहा बनने के लिए, क्योंकि वीपी सिंह को राजा मांडा कहा जाता था, और मुझे लगता है कि वीपी सिंह ने पिछड़ों का मसीहा बनने के लिए ये कार्ड खेला कि उन्होंने इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, मेरी सरकार कहीं से कहीं तक नहीं बचेगी, लेकिन मैं इस देश के इतिहास में अपना नाम तो दर्ज करा लूँ। तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, तो मंडल इस देश में लागू हो गया और देश में बिल्कुल आग फैल गई। और इस मंडल की आग को बुझाने के लिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी सवालों के हितैषी नहीं है, क्योंकि सवालों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया। सवालों का ध्यान भटकाने के लिए उनको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि हमें इस ओर देखना होगा कि जिस तरीके से हमारा किसी से कोई विरोधाभास नहीं है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो जिस तरीके से ये पार्टियां दलित सम्मेलन कराती है, कोई अन्य सम्मेलन कराती है, पिछड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की बात करती है, तो सवर्णों को अपनी ओर आकर्षित करने की बात क्यों नहीं कहते। तो हमें इतनी ताकत बनना है कि इनको लगे कि सवर्ण भी एक वोट बैंक है। और मुझे लगता है कि सरकार को ये लगने लगा था साथियों
क्योंकि जो 10% आरक्षण का जो झुंझुना दिया गया, इस सरकार को जब आभास हो गया कि सवर्ण भी एक वोट बैंक है, मुझे लगता है तभी वो 10% का इन्होंने प्रावधान किया। और लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि हमारे युवा साथियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये आरक्षण जो 60% हो गया, देश में केवल 40% ही जो स्पेस रह गया है नौकरियों में, अन्य चीज़ों में। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि इस देश में कैसा अगर वास्तव में आप रामराज जी स्थापित करना चाहते हैं तो आरक्षण को खत्म कीजिए, और यदि कोई दबा कुचला तो सरकार उसके लिए योजनाएं बनाए। सरकार दबे कुचले को, व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है, जैसे सरकार कह रही है कि हर घर को, हर गरीब आदमी को मकान देंगे, हर आदमी को किस प्रकार से रोजगार दिया जाए, ये सरकार का कार्य है। आप आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, जो काबिल व्यक्ति हो अपनी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़े। और यदि काबिल व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भारत से कई लोग पलायन करके अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अन्य देशों में लोग जाते हैं और लोग वो बड़े बड़े पदों पे और उन देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि मूल भारतवंशी हैं। आज हम उनको भारतवंशी बोलते हैं, मतलब कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ गया तो भारतवंशी है। और यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साथियों आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यदि आप इस देश का सौभाग्य जगाना चाहते हैं और इस देश का दुर्भाग्य समाप्त करना चाहते हैं तो आरक्षण को जड़ से समाप्त करना होगा। और मैं कहना चाहता हूं साथियों, सरकार पर बहुत भारी दबाव है। अगर आरक्षण को एक बार 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया भाई साहब, फिर तो चाहे आप ध्रुव की तरह एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर ले, आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता साथियों। अभी तो केवल 10 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। हम लड़ाई लड़ें, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इस लड़ाई का असर नहीं होगा। फिलहाल जो अभी 10 साल तक हमको लड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इन पे दबाव बना के इसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो अस्थायी व्यवस्था, क्योंकि आरक्षण को एक अस्थायी व्यवस्था के तहत इस देश में लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इतने विद्वान आदमी थे, वो खुद नहीं चाहते थे कि ये आरक्षण की बैसाखी पे कोई दलित भाई करें। वो तो केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वो चाहते थे कि इनका स्तर में सुधार हो, क्योंकि उन्होंने देखी थी वो चीज़ें। और मैं उसको गलत मानता हूँ, किसी के दिन भेदभाव करना बहुत गलत बात है, और उन्होंने उस चीज़ को समझा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि इस आरक्षण नामक बैसाखी को पकड़कर जो हमारे दलित भाई हैं वो आगे बढ़े। तो इसलिए उन्होंने केवल 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, क्योंकि जब किसी भी समाज को या किसी भी तबके को आगे बढ़ाना होता है तो उसके लिए सरकार तरह तरह की सब्सिडियों का प्रावधान करती है। सरकार उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए योजनाएं बनाती है। तो उसी प्रकार से उनके दिमाग में था कि इस देश में आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए लागू होना चाहिए। लेकिन इन धूर्त राजनीतिक दलों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते आरक्षण को आगे बढ़ाते गए और मुझे लगता है कि आज कई सैकड़ों, आज लगभग 100 साल लगभग मान लीजिए तो हो गए हैं, और इस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था आज भी इस देश में लागू है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि मोदी जी कहते हैं, क्योंकि 370 मैं मानता हूं कि आरक्षण से बड़ा मुद्दा है, अगर 370 खत्म हो सकते तो आरक्षण क्यों नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि 370 की जो बात है ये देश की आज़ादी से पहले का मसला है। क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो अधिकृत कश्मीर है उस पर पाकिस्तान ने भी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की। उसने कबीलाई जो उसके होते थे, कबीलाई जो थे, उन्होंने जब देश आज़ाद हो उसके बाद कश्मीर में आक्रमण किया। इस तरीके से उन्होंने मतलब कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। और मैं कहता हूँ कि जो देश के सत्तासीन उस वक्त लोग थे, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं कमियाँ थी, कुछ ना कुछ गलतियाँ थी कि वो इस लोग को इस मुद्दे को वो राष्ट्रीय जो एक राष्ट्रीय फोरम में इसको ले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि 370 तो इतना बड़ा मुद्दा था कि उसमें केवल एक देश का मुद्दा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। जब देश में इस पर सुधार हो सकता है, इस पर अमल किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि आरक्षण देश का आंतरिक मुद्दा है, इस पर सरकार को समाधान करना होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की मांगों पर भी सरकार गंभीर नहीं थी, लेकिन आज जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए जिस 4 लेन या जो हमारी जो ये रोड सड़कें होती हैं, उनको सड़कों को खोदा जा रहा है, ताकि ट्रैक्टर के माध्यम से, अन्य वाहनों के माध्यम से जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे जमे हुए हैं वो दिल्ली तक ना पहुंच पाए, उनको रोकने के लिए हाईवे तक को खोद दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि किस और ये मतलब ये सरकार किस दिशा में काम कर रही है। हर व्यक्ति की आवाज़ को दबाने का तरीका गलत है।
और मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से साथियों, आज किसानों ने अपनी बातों को बड़े दमखम से रखा है। देखिए समाज में सारे लोग आज हम कुछ संख्या में कम हो सकते हैं, कल के दिन अगर भीड़ होगी, हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमारी भीड़ में एक व्यक्ति सही है। कोई शराब पीकर आ गया, तो गलत व्यक्ति आ गया, तो हमें देखिए इस तरीके से आंदोलन कोई भी होता है क्योंकि उसमें भीड़ होती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है मीडिया के सामने, तो उससे हम पूरे आंदोलन को हम गलत नहीं कह सकते साथियों। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि आज मैं मानता हूँ कि इस कोविड काल में आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये 8 या 10 लोगों की संख्या नहीं है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों की संख्या मुझे दिख रही है, क्योंकि कोविड काल में और आजकल कई अन्य कारण है, इस कारण से भी लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। कई लोगों ने इच्छा जताई, कई लोगों के मेरे पास फोन आए, उनको किसी आजकल विवाह समारोह में उनको आमंत्रण होगा तो वहाँ गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिवादन करना चाहता हूँ। और हमारे बड़े भाई अल्मोड़ा से वैभव जोशी जी ने एक बार मुझसे कहा था कि अल्मोड़ा में एक बैठक रखी जाएगी। मैं चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई यहाँ बैठक रखिए, हम शहर से वहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से बैठकों का सिलसिला उधम सिंह नगर से लेकर नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर पूरे समूचे उत्तराखंड में इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ निरंतरता, संगठन में निरंतरता से कार्यक्रम चलते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि स्वराज हिंदू फौज की स्थापना 10 मई सन 2008 को की गई थी। और क्योंकि उस दिन इस देश की क्रांति का एक बड़ा अहम दिन था। 10 मई 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति की थी। तो हमने ऐसा महान दिन इस संगठन की नींव के लिए हमने सोचा। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे संगठन से जवान भी जुड़े, यानी कि भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश के लिए इतना कार्य किया, देश की सेवा की, देश की सेवा के लिए -50 डिग्री पर भी जो लोग तैनात रहते हैं, वो लोग भूतपूर्व सैनिक हमसे जुड़े। और एक जो सैनिक होता है वो वास्तव में राष्ट्रभक्ति संगठन होता है। हम राष्ट्रभक्ति और जो इस देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। और आरक्षण स्वराज हिंद फौज का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य मुद्दा होगा। जनसंख्या नियंत्रण भी मुख्य मुद्दा होगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना ही होगा। और मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं आप सभी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि कोरोना नामक आपदा के समय में भी आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मेरे परम आदरणीय यहाँ मुझसे बहुत बुजुर्ग, बहुत सीनियर लोग यहाँ पर हैं। मैं आप सभी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं इसी के साथ इस सभा के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, अब ये गोल ऐसे बैठते हैं।